प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय मौर्य सर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब उदय प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी त्रिश के बारे में पढ़ते हैं तथा उससे संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं जो आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभदायक होगा। आइए सबसे पहले हम सब उदय प्रकाश जी का जीवन परिचय जानते हैं। उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को से परिचित होते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। कब हुआ था इनका जन्म? 1 जनवरी 1952 को। इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो इनका जन्म स्थान था सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। तो सीतापुर, अनूपपुर का एक गाँव है, अनूपपुर जो है, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके माता-पिता कौन थे? तो इनकी माताजी का नाम है गंगा देवी। माताजी का क्या नाम है? गंगा देवी। और पिताजी का क्या नाम है? प्रेम कुमार सिंह। पिताजी का क्या नाम है? प्रेम कुमार सिंह। तो उदय प्रकाश जी के पिताजी का नाम है प्रेम कुमार सिंह और माताजी का नाम है गंगा देवी। और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। अर्थात ये मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे? 1 जनवरी 1952 को। आइए और देखते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या-क्या काम किया था। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार और पटकथा लेखन तथा अखबारों के लिए लेखन। तो इनकी जो वृत्ति थी, इनकी जो मतलब जो काम ये इन्होंने जीवन में किया है, वो काम क्या किया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात टेलीविजन विभाग में काम किया है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में मतलब जो प्रेस विभाग है। आइए इनके कार्यों को देखते हैं, इनकी इनके जो मतलब कृतित्व है उसको देखते हैं। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार और पटकथा लेखन तथा अखबारों में के लिए लेखन का कार्य किया। तो इन्होंने जो है टेलीविजन विभाग में काम किया और उसमें इन्होंने पटकथा लेखन का काम किया और कुछ अखबारों में भी लेखन का कार्य इन्होंने किया। अब आइए देखते हैं इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं जो महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने कहानियां लिखी ढेर सारी। तो उसमें क्या है? दरियाई घोड़ा, तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, अरेवा परेवा। तो इतनी इन्होंने कहानियां लिखी जो प्रमुख है। कविता संग्रह कुछ इनके जो है प्रसिद्ध कविता संग्रह है जो क्या है? अबूतर कबूतर। अबूतर कबूतर नाम का इन्होंने क्या लिखा है? कविता संग्रह लिखा है। तो ये पूछा भी गया है कि अबूतर कबूतर नाम की जो ये किताब है, ये साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? ये कविता संग्रह है। निबंध लेखन में इन्होंने जो निबंध लिखा, ईश्वर की आंख नाम से इन्होंने निबंध लिखा है। फिल्म, टीवी, अनेक धारावाहिकों तथा टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे। इन्होंने कई फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हैं अर्थात उसकी कहानियां इन्होंने लिखी है और यह कार्य अभी इनका जारी है और मतलब ये अभी जिंदा है। आइए देखते हैं जो ये पाठ है त्रिश। त्रिश क्या है? तो त्रिश एक प्रकार का छिपकली जैसा जीव है जो जहरीला जीव है और जो जिसे बिस्खापर भी कहा जाता है। कहीं कहीं बिस्खापर कहा जाता है और ये लिजार्ड का एक प्रजाति है मतलब छिपकली का ही एक प्रजाति है। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। कहानी में शहर के प्रति जन्मजात भय तथा गांव एवं शहर की जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। तो लेखक ने इस कहानी में क्या किया है? जो शहर के प्रति गांव के लोगों में जो जन्मजात भय रहता है कि अरे शहर इतना बड़ा होता है, उसमें जाएंगे तो हम खो जाएंगे, तो इस तरह का जो भय रहता है उसका जो है अध्ययन लेखक ने इस पाठ में किया है और उसमें जो है गांव की जीवन शैली और जो है शहर की जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन इस पाठ में सफलतापूर्वक लेखन ने किया है। मतलब इस तिरिश नामक पाठ के माध्यम से गांव की जीवन शैली और शहर की जीवन शैली का तुलनात्मक जो है व्याख्या लेखक ने किया है। गांव की सादगी तथा शहर की कृत्रिम आचरण इसमें प्रतिबिंबित है। तो लेखक जो है बताता है कि गांव की सादगी और जो है शहर का कृत्रिम वातावरण इस पाठ में लेखक प्रतिबिंबित करता है। जैसा कि आप आगे देखेंगे कि मतलब एक व्यक्ति को लेखक के पिताजी को जो है त्रिश काट लेता है और त्रिश काट लेता है तो लोग उसे साथ में ले जाते हैं। रास्ते में ही जब वो बताने लगते हैं कि मुझे त्रिश ने यहाँ पर काटा है, तो वहां पर लोग उनसे मिल करके आत्मीयता दिखाते हैं और विभिन्न प्रकार की दवाइयों जो है उन्हें रास्ते में ही खोज करके पिलाते हैं। जड़ी बूटी को मतलब मिला करके दवाई बनाई जाती है और उनको पिलाई जाती है। तो इस तरह से लोग कितनी आत्मीयता दिखाते हैं गांव की जीवन जीवन शैली में। वहीं जो है शहर बिंबों का चित्रण लेखक करता है, वहां के दृश्यों को लेखक दिखाता है कि किस तरह से लोग जो है इनको देखते हैं और पहचानते भी नहीं है और साथ ही किसी के पास समय नहीं है, इतना किसी के पास समय नहीं है कि वो जा करके देखे कि कौन सी घटना है, कौन सा आदमी मारा जा रहा है, कौन सा आदमी पीटा जा रहा है, कौन सा आदमी पगलाया हुआ, मतलब किसी के पास समय नहीं। तो ये जो है लेखक बताता है कि शहर का जीवन कृत्रिम जीवन है और जो गांव का जीवन है वो सादगीपूर्ण जीवन होता है। आइए अब इस कहानी को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। इस घटना का संबंध पिताजी से है। मतलब इस कहानी में जो भी घटनाएं हुई हैं उसका संबंध किससे है? पिताजी से है। मेरे सपने से है। मतलब
लेखक के सपने से है और उसके पिताजी से इसमें दुख जो है घटनाएं लिखी गई है। और शहर से भी है, शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। तो लेखक बताता है कि इसमें जो भी घटना है वो किससे संबंधित है, मेरे पिताजी से संबंधित है, मेरे सपने से संबंधित है, शहर से संबंधित है और शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है व्यक्तियों में उससे भी संबंधित है। पिताजी तब 55 साल के हुए थे। तो पिताजी कितने साल के हैं ये पूछा गया है कि तिरिस कहानी में लेखक के पिताजी कितने साल के थे। तो कितने साल के हैं लेखक के पिताजी, तो 55 साल के थे। दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुए जैसा सफेद। तो लेखक बताता है अपने पिताजी के पात्र के रूप में वर्णन करता है कि उसके पिताजी इस कहानी में कैसे हैं, बिल्कुल दुबले शरीर वाले हैं और उनका जो बाल है एकदम मक्के के भुए, मक्के में जो बाल जैसा निकलता है एकदम उसी तरह से सफेद है। ऐसा प्रतीत होता है सिर पर जैसे रुई रखी हो, कि मतलब उस मक्के जैसे भुए जैसे सफेद बाल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उनके सिर पर कोई रुई रख दिया हो। वे सोचते ज्यादा थे। उनके पिताजी का स्वभाव कैसा था, वे सोचते ज्यादा थे, बोलते बहुत कम। मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे और बोलते बहुत कम थे। हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते हैं। तो लेखक अपने आप को बताता है कि हमको पता है, हम सबको पता है, हम जितने भाई बहन थे सभी को पता है कि हमारे पिताजी संसार की सारी भाषाएं बोल सकते हैं। ऐसा लेखक लिखता है। दुनिया उनको जानती है और उनका सम्मान भी करती है। तो लेखक कहता है कि दुनिया उनको जानती भी है और उनका सम्मान भी करती है। हमें उनकी संतान होने पर गर्व है। तो लेखक कहता है कि दुनिया उनको जानती है, उनका सम्मान करती है और हमें उनका संतान होने पर गर्व भी है। वे कभी-कभी शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते थे। तो लेखक बताता है कि पिताजी जो है हम सबको, भाई-बहनों को जो है साथ में टहलाने के लिए बाहर ले जाते थे। चलने से पहले वे मुँह में तंबाकू भर लेते थे। तो लेखक का कहना है कि जब वो घर से निकलते थे, घर से निकलने से पहले वो मुँह में तंबाकू रख लेते थे। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे। तो लेखक का कहना है कि वो चूंकि मुंह में तंबाकू रख लेते थे और तंबाकू मुंह में रहने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाते थे। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। तो लेखक का कहना था कि इस तरह से जो हमारा संसार था कि पिताजी जब भी बाहर निकलते थे तो मुंह में तंबाकू रख लेते थे और कुछ भी बोलते नहीं थे। लेकिन वे दुनिया जो है, वो दुनिया जो थी पिताजी के साथ हमारा जो रहना था वो बहुत रहस्यपूर्ण था। और उसी रहस्यपूर्ण जिंदगी में रहते हुए मेरे पिताजी मेरी सारी समस्याओं का जो है निदान करते रहते थे। जब भी कोई समस्या आती थी तो पिताजी उसका निदान कर देते थे। जब मेरी फीस की बात आई उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। तो लेखक का कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसका लिखता है लेखक कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब हमारी फीस की बात आई तो हमने देखा कि घर में एकमात्र गिलास था और वो गिलास भी कहीं गुम हो गया और हम सब अब सारे लोग लोटे से ही पानी पीने लगे। ऐसा लेखक का मानना है। इस लाइन से लेखक ये बताना चाहता है कि उसके घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिताजी एक खूबसूरत मजबूत किला थे। तो लेखक अपने पिताजी के बारे में लिखता है कि पिताजी एक खूब मजबूत किला थे, एक किले की भांति वो थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूल कर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। तो लेखक कहता है कि पिताजी की छत्र छाया में हम सब कुछ भूल करके खेलते थे, दौड़ते थे और रात में गहरी नींद भी सोते थे। उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहलकर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। लेखक बताता है कि एक दिन की घटना है जब पिताजी बाहर से टहलकर आए और उनको विस्खापर ने काट लिया था और जहां पर काटा था वो कहाँ था, वो कौन सा स्थान था, वो टखना था। उनके टखने पर उसने काट लिया था और वहां पर किसी ने पट्टी बांध दी थी। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिच विस्खापर जहरीला लिजार्ड ने काट लिया है। तो पूछने पर पता चला कि जो है पिताजी जंगल में गए थे और वहां पर एक तिरिच जिसको विस्थापर कहते हैं उसने पिताजी को काट लिया है। हम सब जानते थे कि तिरिच के काटने पर आदमी बच ही नहीं सकता। तो हम सब जानते थे कि तिरिच के काटने पर कोई आदमी बच नहीं सकता है। तिरिच एक बार मैंने देखा था। तो लेखक बताता है कि एक बार मैंने तिरिच को देखा था। मेरे साथ थानू था। तो लेखक बताता है लेखक के मित्र का क्या नाम था, थानू। तो थानू के साथ लेखक ने उस तिरिच को देखा था। तो ये पूछा भी गया है कि लेखक जो है किसके साथ त्रिश को जलाने गया था। तो किसके साथ गया था, ये इसका मित्र था थानू और इसी के साथ वो त्रिश को जलाने के लिए गया था। थानू ने उसने बताया कि वह त्रिश है, काले नाग से 100 गुना ज्यादा उसमें जहर होता है। तो थानू के साथ वो त्रिश को देखा था। उस समय थानू ने उसे बताया था लेखक को कि ये देखो ये त्रिश है और इसमें काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है।
मतलब जितना जहर का एक नाग में होता है उसका 100 गुना ज्यादा जहर जो है इस त्रिश में होता है। ऐसा किसने बताया? ऐसा थानू ने बताया। थानू उसका मित्र था, दोनों गए थे जंगल में और वहां पर उन्होंने त्रिश को देखा था। उसी ने बताया कि सांप तो सब तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई जब जबरदस्ती उसे तंग करे। तो थानू ने उससे बताया लेखक को कि सांप तभी काटता है जब उसको कोई छेड़ता है या उसके पैर इसके उसके ऊपर पैर पड़ जाता है। लेकिन जो तिरिच है वो कैसे काटता है? लेकिन तिरिच तो नजर मिलते ही दौड़ाता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी भी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। तो लेखक को जो है थानू बताता है कि त्रिश जो है अगर त्रिश से नजर भी मिलती है तो त्रिश आदमी के पीछे पड़ जाता है, अर्थात त्रिश से नजर नहीं मिलानी चाहिए। और यदि त्रिश जो है पीछे पड़ जाए, यदि त्रिश हमको दौड़ा ले तो हमें कैसे भागना चाहिए? हमको सीधा सीधा नहीं भागना चाहिए, हमको टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोलमोल दौड़ना चाहिए। आगे जो है थानू बताता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर निशान के साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। थानू बताता है कि जब आदमी भागता है तो उस दौरान जमीन पर निशान छोड़ने के साथ वो अपने शरीर का गंध भी उस निशान में छोड़ते हुए जाता है। तिरिश इसी गंध के सहारे पीछे पड़ता है। तो थानू बताता है कि तिरिश जो है, जो इस धूल में गंध समा जाता है पैरों के निशान के साथ, उसी को सूंघते हुए वो उसके उस आदमी के पीछे पड़ जाता है, उसका पीछा करता रहता है। थानू ने बताया कि तिरिश को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग दे। तो थानू जो है बताता है कि त्रिश से निजात पाने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? पहले बिल्कुल पास पास कदम रखना चाहिए और फिर जल्दी जल्दी कूद जाना चाहिए, जल्दी जल्दी 4-5 छलांग लगानी चाहिए और फिर लंबी लंबी जो है पैर रखते हुए भागना चाहिए। त्रिश वहां आकर उलझन में पड़ जाएगा। तो थानू बताता है कि जब आप ऐसा करेंगे तो त्रिश जो है वहां पर आकर के उलझन में पड़ जाएगा कि अब हम किधर जाएं। वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती। तो थानू बताता है कि ऐसा करने से त्रिश जो है वहां पर भटक जाता है और तब तक भटकता रहता है जब तक उसे पैरों के निशान नहीं मिल जाते और उन पैरों पैरों के निशान में उसे गंध सूंघने को नहीं मिल जाता कि ये वही उसी व्यक्ति की गंध है। हमें त्रिश के बारे में दो बातें पता थी, तो लेखक को जो है थानू ने त्रिश के बारे में दो बातें बताई थी। वो कौन कौन सी बातें हैं आइए देखते हैं। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है वैसे ही वह वहां से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है। अगर त्रिश ने ऐसा कर लिया तो आदमी नहीं बच सकता। तो थानू ने लेखक को बताया था कि जब भी त्रिश किसी व्यक्ति को काटता है तो वो वहां से जल्दी से भागता है और भाग करके किसी स्थान पर जा करके वो पेशाब करता है और उस पेशाब में लौटता है। तो यदि त्रिश पेशाब करके लौटने में सफल हो जाता है और कोई व्यक्ति उसे नहीं मार पाता है तो फिर जिस व्यक्ति को त्रिश ने काटा है उस आदमी का बचना असंभव हो जाता है। ऐसा थानू ने लेखक से कहा था। अगर उसे बचना है तो त्रिश के पेशाब में लौटने से पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए या फिर त्रिश के ऐसा करने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। तो थानू ने लेखक को बताया था कि जो है त्रिश यदि काट लेता है तो उसे उसे पेशाब में लौटने से पहले, पेशाब करके लौटने से पहले स्वयं जिस व्यक्ति को काटा है उस व्यक्ति को किसी कुएं तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए और फिर जो है यदि आदमी ऐसा नहीं कर पाता है तो कम से कम त्रिश को उसमें पेशाब करके लौटने से पहले उसे मार देना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी काम यदि व्यक्ति कर लेता है जिसको त्रिश ने काटा है तो आदमी के बचने की संभावना रहती है। ऐसा जो है लेखक को थानू ने बताया था। थानू उसका मित्र था, उसने ये बातें उसे बताई थी जब दोनों ने त्रिश को देखा था। दूसरी बात यह कि त्रिश काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाती है। तो पहली बात तो यह है कि त्रिश जो है जब भी काटे तो उसके साथ ऐसे करना चाहिए, उसे मार देना चाहिए पेशाब करके उसके लौटने से पहले या स्वयं ही जो है कुएं, तालाब, नदी में डुबकी लगा लेनी चाहिए। तो इससे उसका जहर का असर कम हो जाता है। दूसरी बात त्रिश के बारे में लेखक बताता है कि त्रिश के काटने के लिए मतलब त्रिश तभी काटने के लिए दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाए, अर्थात त्रिश आदमी को तभी दौड़ाता है, तभी उसे काटता है जब उससे नजरें आदमी की मिल जाती हैं। अगर त्रिश को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। तो लेखक कहता है कि अगर कभी त्रिश को देखो तो उससे आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। तो लेखक कहता है, उसे थानू ने बताया था कि त्रिश से आंख मिलते ही वो आदमी की गंध को पहचान लेता है और फिर उसके पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, त्रिश
पीछे पीछे आता है। थानू बताता है कि आदमी जो है यदि एक बार पीछे पड़ गया तिरिश तो आदमी जो है पूरे पृथ्वी का भी चक्कर लगा ले तब भी जो है उसका पीछा वो तिरिश नहीं छोड़ता, उसका पीछा हमेशा करता ही रहता है। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिश से बहुत डरता था। तो लेखक बताता है कि बचपन में मैं भी तिरिश से बहुत डरता था, जिस तरह से अन्य बच्चे डरते हैं उसी तरह से मैं भी तिरिश से बहुत डरता था। मेरे दुःस्वप्न में के सबसे खतरनाक पात्र दो ही थे। तो लेखक बताता है कि मेरे दुःस्वप्न के दो ही सबसे खतरनाक पात्र थे। पहला क्या था? एक हाथी और दूसरा तिरिच। तो लेखक बताता है कि मेरे दुःस्वप्न के दो ही जो है सबसे खतरनाक पात्र थे, एक तो हाथी था और दूसरा था तिरिच। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि लेखक के दुःस्वप्न के कौन से दो पात्र थे? तो कौन से दो पात्र हैं? एक हाथी है और दूसरा तिरिच। ये दोनों ही लेखक को बचपन में खूब डराते थे। उसके स्वप्न में ये दोनों आते थे और उसे बचपन में बहुत डराया करते थे। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही वह मिल जाता। मैं सपने में कोशिश करता था कि उससे नजर ना मिले, लेकिन वह इतनी परिचित निगाहों से आंखों से देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और बस आंख मिलते ही उसकी नजर बदल जाती। तो लेखक कहता है कि अक्सर मुझे सपने आते रहते थे और सपने में मैं तिरिश को देखता था। मैं प्रयास करता था, कोशिश करता था कि मैं उससे नजर ना मिलाऊं, लेकिन वो मुझे इतने प्यार से देखता था, इतनी इतनी आशा भरी निगाहों से देखता था, इतनी परिचित निगाहों से देखता था, ऐसा लगता था कि हमारा उसका कोई रिश्ता है। तो मैं भी उसे देखने लगता था और जैसे ही दोनों की आंखें हमारी आंखें उसकी आंखों से मिलती थी तो फिर वो हमारा पीछा करने लगता था और उसकी नजर बदल जाती थी, अर्थात उसकी नजर जो है अब आक्रामक हो जाती थी। वो दौड़ता था और मैं भागता था। तो लेखक कहता है जब नजर मिल जाती थी तो उसकी नजर बदल जाती थी, अर्थात वो आक्रामक हो जाता था। तब मैं दौड़ने लगता, भागने लगता था और वो जो है मेरा पीछा करने लगता था। मैं गोल गोल चक्कर लगाता था। तो मैं सपने में ही गोल गोल चक्कर लगाता था, जल्दी जल्दी पास पास डग भरकर अचानक खूब लंबी लंबी छलांग लगाने लगता, उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी हजार कोशिशों के बावजूद वह चकमा नहीं खाता था। तो लेखक कहता है कि मैं तेज तेज दौड़ने लगता, भागता, गोल गोल चक्कर लगाता, जल्दी जल्दी पास पास डगर रख कर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता, उड़ने की कोशिश करता, लेकिन मैं किसी ऊंची जगह पर भी चढ़ जाता। मैं हजार उससे बचने की कोशिशें करता, फिर भी मैं उसे चकमा नहीं दे पाता था। मैं लाख कोशिश करता था लेकिन उससे बच नहीं पाता था। लेखक कहता है कि वह मुझे बहुत गाढ़, समझदार, चतुर और खतरनाक लगता है। तो लेखक कहता है कि ये तिरिश जो है मुझे बहुत घाघ मतलब निडर लगता है, समझदार लगता है, चतुर लगता है और खतरनाक भी लगता है। मुझे लगता है कि वह मुझे खूब अच्छी तरह जानता है। तो लेखक कहता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए मुझे मेरे साथ वो ऐसा करता है। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं, मैं पसीने से लथपथ होकर बेदम होने लगता और एक बहुत ही डरावनी शून्य कर डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। तो लेखक बताता है जब त्रिश मेरा पीछा करता था तो मैं भागते भागते बिल्कुल थक जाता था, मेरे फेफड़े फूल जाते थे, अर्थात मेरी सांसें फूलने लगती थी, मैं पसीने से एकदम लथपथ हो जाता था और बेदम हो जाता था, मतलब भागने में सक्षम नहीं रह जाता था, मतलब एकदम थक जाता था। तब भी उसकी जो डरावनी और शून्य कर डालने वाली मृत्यु, मतलब वो मुझे बहुत डराता था। तो मैं डर करके मुझे ऐसा लगता था कि अभी अभी मृत्यु आ जाएगी, अभी मृत्यु हमारे सामने आ जाएगी, तो मैं उसको एक मृत्यु के रूप में देखता था। ऐसा महसूस करता था कि अब वो मुझे काटने ही वाला है, जिसके कारण मैं बहुत डर जाता था। ऐसा लगता था कि अब हमारी मृत्यु एकदम सामने आ गई है। मैं जोर से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता और फिर मैं जान जाता कि यह सपना है। मैं जो है जोर जोर से रोने लगता, जब मैं देखता कि वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया, अब मुझको काट लेगा और मैं मर जाऊंगा, तो मैं जोर जोर से रोने लगता, चीखने लगता और पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता और तब फिर मैं जान जाता कि मैं ये सपना देख रहा हूँ। लेखक ऐसा तिरिश के बारे में बताता है। मैं सपने में ही कोशिश करता कि किसी तरह जाग जाऊं, मैं पूरी ताकत लगाता, कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल हो जाता। तो लेखक कहता है कि जब मैं इस तरह से तिरिश जब मेरा पीछा करता, मैं बहुत मुसीबत में होता था और तिरिश मुझे काटने ही वाला होता था कि मैं तेजी से जागने की कोशिश करता और तेजी से चिल्लाता, तो अक्सर मैं जागने में सफल हो जाता था और तब मैं समझ जाता था कि मैं सपना देख रहा हूँ। माँ बतलाती है कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। तो लेखक ये भी बताता है कि मेरी माँ बताती थी कि मुझे सपने में चीखने और बोलने की आदत है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए देखा था। तो लेखक बताता है कि मुझे सपने में चीखने और बोलने की आदत है और मैं उन्होंने कई बार मुझे सपने में रोते हुए भी देखा था। किसने देखा था? तो लेखक की माँ ने देखा था। वैसे धीरे धीरे
मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज ही मेरा ऐसे मौके पर सबसे बड़ा अस्त्र है। तो लेखक लिखता है कि मैं धीरे-धीरे अनुभवों से यह जान लिया था कि जो आवाज है सपने में जब मैं जो है विषम परिस्थिति में होता हूँ, जब जो है तिरिच मुझे काटने को दौड़ता है, तो मैं अगर तेज-तेज से चिल्लाता हूँ, तो मैं उससे बच जाता हूँ। ऐसा लेखक का मानना है। लेखक कहता है कि ये तिरिच हमें जो है काटने को दौड़ता है और मैं बचना चाहता हूँ, तो मेरी एक ही जो है अस्त्र था, वो था तेज-तेज से बोलना। यदि मैं तेज-तेज से बोलता था, पुकारता था माँ को, थानू को, पिताजी को, तो मैं जग जाता था और मैं उस दुःस्वप्न से बच जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी। तो लेखक कहता है कि इस अस्त्र की याद अर्थात तेज-तेज बोल करके बचने की याद जो है, लेखक को बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी, जब उसे तिरिच काटने को एकदम नज़दीक पहुँच जाता था। जख्म को चीरकर खून भी निकाला गया था। तो लेखक के पिताजी को जो तिलिस ने काटा था, तो जब उसका इलाज करने के लिए उनके जख्मों को चीरा गया था और उसको चीर करके वहां पर जो है चीर करके अंदर से खून दबा करके निकाल दिया गया था, ताकि उस खून के साथ जो विष है तिलिस का वो भी निकल जाए। कुएं में डालने वाली लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट जख्म पर भर दी गई थी। जख्म में वो चीजें भर दी गई थी। क्या भरा गया था जख्म में? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट नामक लाल दवा होती थी, जो पहले घाव पर लगाया जाता था। तो उस दवा को वो कुएं में भी डाला जाता था। कुएं के पानी को साफ करने के लिए, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट पहले जो है कुएं में डाला जाता था। तो उस दवा को घाव पर भी लगाया जाता था। तो उस दवा को लेखक के घाव में लगाया गया, उसके जख्म में भरा गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुएं में कौन सी दवा डाली जाती है? तो कुएं में कौन सी दवा डाली जाती थी? तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट। और लेखक के पिताजी के जख्म में जहां पर तिरिच ने काटा था, वहां पर कौन सी दवा लगाई गई थी? तो कौन सी दवा लगाई गई थी? यही पोटेशियम परमैंगनेट की दवा ही लगाई गई थी। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। तो पिताजी को अगली सुबह, जिस शाम को जो है तिरिच ने काटा था, उसकी अगली सुबह जो है पिताजी को कहाँ जाना था? शहर जाना था। शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। तो जब सुबह वो शहर के जाने के लिए निकले, तो उन्हें जो है पास के गांव का एक ट्रैक्टर जाते हुए, शहर जाते हुए मिल गया। रास्ते में तिरिच वाली बात चली, तो पिताजी ने उसी ट्रैक्टर पर बैठ लिए और रास्ते में उस लोगों ने घाव को देखा, तो उनसे बात की। उन्होंने बताया, तिरिच वाली बात उन्होंने बताई। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया। तो जब बात चली तो पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया कि यहाँ पर मुझे जो है तिरिच ने काटा। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। तो कौन थे ट्रैक्टर में? पंडित राम अवतार। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। तो पिताजी के जो ट्रैक्टर में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पिताजी को एक अपनी उनकी गलती याद दिलाई। उनका कहना था कि मारने के बाद तिरिच को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी को एक बात याद दिलाई कि आपने जो तिरिच को मार दिया है, उसको यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तिरिच ने काटा पिताजी को, तो पिताजी ने उस तिरिच को मार करके वहीं पर छोड़ दिया। तो लोगों ने, जो ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने याद दिलाया कि तिरिच को यूं ही मार करके छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? तो आगे वो लोग कहते हैं, उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए। तो उन लोगों, जो ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग थे, उनका कहना था तिरिच को यूं ही मार करके छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें कम से कम जला देना चाहिए। थानू ने यह भी बताया कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को जरूर देखना चाहिए। ये भी आया हुआ है कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना चाहिए। और क्या होता है? उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। तो जो ट्रैक्टर में जो लोग बैठे हुए थे, उनका कहना था कि तिरिच को मार करके यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। तो एक संख्या की तरफ जो है पिताजी को उस ट्रैक्टर के लोगों ने याद दिलाया कि आपने एक गलती कर दी है, उसे वहां पर ऐसे ही मार करके नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे जला देना चाहिए, ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो सके। फिर वह हमेशा बदला लेने के ताक में रहता है। तो ट्रैक्टर के लोगों ने बताया कि कुछ जीव जंतु जो है दोबारा जी उठते हैं, यदि हम उन्हें मार करके ऐसे छोड़ देते, चंद्रमा की रोशनी पा करके वो दोबारा जी उठते हैं, और यदि वो दोबारा जी उठते हैं तो हमेशा जो है आपको काटने को, नुकसान पहुंचाने की ताक में लगे रहते हैं। पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे। तो पंडित राम अवतार क्या थे? एक वैद्य भी थे। ज्योतिष पांचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटी की भी बड़ी गहरी जानकारी थी। तो पंडित राम अवतार जो है ज्योतिष पांचांग तो जानते ही थे, इसके अलावा वे जड़ी बूटियों की भी उन्हें गहरी जानकारी थी। उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है कि विष ही विष की औषधि होता है। तो पंडित राम अवतार ने क्या बताया था कि विष ही विष की औषध होता है, मतलब विष को खत्म करने के लिए विष ही दिया जाना चाहिए। तो इस बात को पंडित राम अवतार ने बताया और उन्होंने कहा कि ये चरक का निचोड़ है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित राम अवतार ने तिरिच नामक पाठ में चरक का कौन सा निचोड़ बताया था? तो क्या बताया था? विष ही विष की औषधि होता है। अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाए तो वह तिरिच के जहर को काट तैयार
तैयार कर सकते हैं। तो पंडित राम अवतार ने ट्रैक्टर में बातचीत के दौरान बताया कि यदि कहीं धतूरे का बीज मिल जाए तो मैं तिरिच के जहर का काढ़ तैयार कर सकता हूँ, अर्थात तिरिच का जो जहर है उसको खत्म करने वाला वो जो है काढ़ा तैयार कर सकता हूँ, जिसको पीने से तिरिच का जहर समाप्त हो जाएगा। तो ट्रैक्टर के लोगों ने ट्रैक्टर को रोक करके धतूर के पेड़ को खोजा और उसको वहीं पर किसी के घर में पिसवा करके काढ़ा तैयार किया और चाय बनवाया। काढ़ा बहुत कड़वा था, चूंकि काढ़ा बहुत कड़वा था इसलिए उसे चाय में पिलाया गया, चाय में मिलाया गया और पिताजी को वह चाय पिला दी गई। पिताजी शहर जा चुके थे। तो ट्रैक्टर के लोगों ने ट्रैक्टर को वहीं पर रुकवा करके धतूर का पेड़ खोजा और उसको कहीं पर उसको पिसवाया, उसका जो है काढ़ा बनवाया और चाय बनवाई और चाय बनवा करके उसमें जो है उस काढ़े को मिलाया और उसको पिताजी को पिला दिया और उसके बाद पिताजी शहर पहुंच चुके थे। मैं थानों के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया सलाई और डंडा लेकर जंगल में तिरिश की खोज में भटकता रहा। तो लेखक कहता है कि मैं जो है दिया सलाई लेकर के और डंडा लेकर के, एक बोतल में मिट्टी का तेल लेकर के तिरिश की खोज कर रहा था उसको जलाने के लिए। अचानक ही उसे लगने लगा कि इस जंगल में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेखक को लगने लगा जब वो जंगल में गया तिरिश को जलाने के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इस जंगल को अच्छी तरह से जानता हूँ। एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा। तो लेखक को एक एक पेड़ परिचित निकलने लगा कि जैसे उसने कभी इसको देखा है। इसी जगह से कई बार सपने में तिरिश से बचने के लिए भागा। तो लेखक कोई जगह पर जाता है और थानू को बताता है कि मैं इसी जगह से जो है सपने में तिरिश से बचने के लिए भागा करता था। मैंने गौर से हर तरफ देखा, बिल्कुल यही जगह थी। तो लेखक कहता है कि मैं जब जलाने गया उसे तो मैंने देखा कि गौर से चारों तरफ देखा तो बिल्कुल यही जगह थी जहां मुझे तिरिश खदेड़ा करता था, दौड़ाया करता था। मैंने थानू को बताया कि एक सकरा सा नाला जो दक्षिण की तरफ बहता है, उस नाले के ऊपर जहां भूरे रंग की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इसी चट्टान की सबसे ऊपर वाली दरार में तिरिश रहता है। तो लेखक कहता है कि मैंने थानू को बताया कि एक सकरा सा नाला यहाँ पर बहता है और वो नाला दक्षिण की तरफ बहता है। उस नाले पर एक भूरी भूरी सी चट्टान है और उस चट्टान के ऊपर वाली दरार में ही तिरिश रहता है, ऐसा लेखक ने बताया। वहां कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ भी है। तो लेखक ने बताया कि उस चट्टान के पास एक कीकर का बहुत पुराना पेड़ है, वह वही मरा पड़ा था, मतलब जो तिरिश है वह वहीं पर मरा हुआ पड़ा था। उसी पेड़ के पास तिरिश मरा हुआ पड़ा था, बिल्कुल ये वही तिरिश था। तो लेखक ने देखा कि उस पेड़ के पास वो तिरिश मरा हुआ पड़ा है। तो लेखक ने कहा कि यह बिल्कुल वही तिरिश है जो उस मेरे भीतर हिंसा, उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। तो लेखक कहता है कि मेरे अंदर तिरिश को देख करके, जब मैं तिरिश को मरा हुआ देख लेता हूँ, वहां जब मरे हुए तिरिश को प्राप्त कर लेता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग तरह की हिंसा उत्पन्न होती है कि मैं, चूंकि ये हमें सपने में डराया करता था, मुझे काटने को दौड़ता था, तो उसके अंदर एक हिंसा उत्पन्न हुई, उत्तेजना उत्पन्न हुई और खुशी की भी एक सनसनी दौड़ रही थी। तो मतलब वो खुशी से भी मतलब उत्साहित था कि अरे तिरिश को खोजने आया था, इसने पिताजी को काटा था, तो मैं इसे अब पा गया हूँ। तो उसके अंदर खुशी भी था, उत्तेजना भी था और हिंसा भी कि इसको मैं अभी जला ही दूंगा, खत्म कर दूंगा। मैंने और थानू ने सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा की, खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और उसमें आग लगा दी। तो ये दोनों लोग, थानू और लेखक ने मिल करके ढेर सारी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा किया और उसको तिरिच के ऊपर रख करके उसमें ढेर सारा मिट्टी का तेल डाल करके उसमें आग लगा दिया। तिरिच उसमें जल रहा था, तिरिच उसमें जल रहा था और उसकी गंध वहां पर फैल रही थी। मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर उस तिरिच ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। तो लेखक बताता है कि इसी जगह से निकल करके तिरिच मेरे सपने में कई बार मुझे पीछा करता था, मेरा पीछा वो कई बार यहीं से निकल करके किया करता था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। तो लेखक बताता था कि उसके अड्डे को मैं इतनी अच्छी तरह से जानता था, फिर भी मैंने, इतना लंबा समय हो गया, फिर भी मैंने कभी उसे आकर के मारने की कोशिश नहीं किया। मैं आज बेतहाशा खुश था। लेखक कहता है, मैं तिरिच को जला करके बहुत खुश था। पंडित राम अवतार ने बताया, तो जब ये सब तिरिच को जला लिए उसके बाद फिर अगली घटना होती है कि लेखक के पिताजी जो है शहर पहुंच जाते हैं और वो शाम को नहीं लौटते हैं। जब शाम को नहीं लौटते हैं तो परिवार के लोग और लेखक उनकी खोज करने लगते हैं और जो लोग, जिन लोगों के साथ वो गए रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनके पिताजी गए थे तो उनके साथ क्या ऐसा हुआ जिसके कारण वो अभी तक नहीं लौटे हैं। तो ये सब पता करते हैं। तो ये पंडित राम अवतार से बात करते हैं। पंडित राम अवतार इनसे क्या बतलाते हैं, देखते हैं। पंडित राम अवतार ने बतलाया कि ट्रैक्टर ने 9:45 बजे लगभग शहर का चुंगी नाका का पार कर लिया था। तो पंडित राम अवतार ने बताया कि 9:45 बजे के आसपास शहर का जो चुंगी नाका था उसको ट्रैक्टर ने पार कर लिया था। उन्होंने बताया कि उनका सिर कुछ घूम रहा था। तो
पंडित रामावतार ने लेखक को बताया कि जिस समय जो है 10 बजे के आसपास जब वो शहर पहुंचने वाले थे, तो उस समय उनका सिर घूम रहा था। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10 बजकर 5-7 मिनट के आसपास छोड़ दिया था। तो ट्रैक्टर से पिताजी कितने बजे उतरे थे? तो 10 बजकर 5-7 मिनट पर वो उतरे थे और उस समय वो उतर गए थे ट्रैक्टर से। कहाँ उतरे थे? पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना है कि ट्रैक्टर से मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर सिंधवाज कंपनी के ठीक सामने लगभग 10 बजकर 7 मिनट पर उतरने के बाद उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा है। तो लेखक बताता है कि पिताजी जो है लगभग 10 बजकर 7 मिनट पर ट्रैक्टर से उतरे थे। कहाँ उतरे थे? तो उसको पास के गांव के जो मास्टर थे नंदलाल, उन्होंने बताया कि आपके पिताजी मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर सिंधवाज के सामने जो है 10 बजकर 7 मिनट पर उतरे थे। लेखक के पिताजी शहर पहुंच गए थे और वो कहाँ पर उतरे थे, तो उसकी जो है जानने के लिए लेखक ने पास के गांव के जो मास्टर थे, मास्टर नंदलाल, उनसे बात की। तो मास्टर नंदलाल ने बताया कि आपके पिताजी मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर सिंधवाज कंपनी के ठीक सामने लगभग 10 बजकर 7 मिनट पर उतरने के बाद उन्होंने अपने सर में जो है गला और सर के घूमने और गले के सूखने की शिकायत की थी। अर्थात जब उसके लेखक के पिताजी उतरे तो उन्होंने जो है ट्रैक्टर के लोगों से यह बताया कि मेरा जो है गला सूख रहा है और मेरा सर भी चकरा रहा है। और लेखक के पिताजी जो कहाँ पर उतरे थे? 10 बजकर 7 मिनट पर सिंधवाज कंपनी के ठीक सामने मिनरवा जो टाकीज थी उसके पास उतरे हुए थे। वे थोड़ा परेशान भी थे। तो लेखक के पिताजी थोड़ा परेशान थे, ऐसा जो है मास्टर नंदलाल ने बताया, क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। तो पिताजी लेखक के बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उन्हें शहर से जो है अदालत जाने का रास्ता पता नहीं था। तब से लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो लेखक लिखता है कि 10 बजे का 7 मिनट से लेकर के शाम के 6 बजे तक जो कुछ भी पिताजी के साथ हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ये सारी घटनाओं को देखा हो कि पिताजी के साथ 10 बजकर 7 मिनट से लेकर के 6 बजे तक कौन कौन सी घटनाएं हुई। फिर भी लेखक जो है लोगों से पूछ करके जानकारी इकट्ठा करता है। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली। मतलब लेखक ने कुछ लोगों से पूछ करके पिताजी के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 का दिन था। उस दिन कौन सा दिन था? बुधवार था, 17 मई 1972 का दिन था। वो सुबह 10:10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग पौने 8 घंटे में पिताजी कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ। पिताजी 11 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे। तो लेखक ने पता किया कि लगभग पौने 8 घंटे तक पिताजी कहाँ कहाँ गए। सुबह 10 बजकर 10 मिनट से लेकर शाम के 6 बजे तक पौने 8 घंटे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए और उनके साथ क्या क्या हुआ, ये लेखक ने पता करने का प्रयास किया। तो लेखक को पता चला कि 11 बजे के आसपास उसके पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इमारत में घुसे थे। बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था। तभी पिताजी वहां आए। उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था और अचानक ही उन्होंने जोर से कुछ कहा था। अग्निहोत्री का कहना है कि मैं अचानक डर गया और चीख पड़ा। तो उसके पिताजी कहाँ पर पहुंचे थे? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेखक के पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिस थी, बैंक था, उसके अंदर घुसे और वहां पर जाकर के वो उस बैंक का जो कैशियर था अग्निहोत्री, उसके पास पहुंचते हैं। चूंकि वो जो है काफी परेशान थे, गिरे पड़े हुए थे, उनका कहीं पर टकरा गए थे, तो उनका चेहरा भयानक हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर हो या भिखमंगा हो। तो ऐसे ही देख करके जब वो कैशियर था उनकी हालत को देखता है और जब कैशियर के पास ये अचानक पहुंचते हैं और कुछ बोलते हैं, कुछ वहां पर जोर से बोलते हैं, तो कैशियर जो है डर जाता है। अचानक वो डर जाता है और चीख पड़ता है। उसकी चीख को सुन करके कैशियर की चीख और घंटी की आवाज से सब चौंक गए और उस तरफ दौड़े। तब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया था। तो बैंक में पता चला कि जब पिताजी कैशियर के पास पहुंच करके चीखते हैं तो कैशियर डर जाता है और वो जो है आपातकाल का जो घंटी होता है उसको बजा देता है और उसकी आवाज को सुन करके सारे लोग कैशियर के पास दौड़ते हैं। इसी बीच जो नेपाली चौकीदार थापा था वो पिताजी को दबोच लेता है और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जाता है। वो पिताजी को पकड़ करके कॉमन रूम की तरफ ले जाता है। 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो आंखों के नीचे सूजन और कत्थई चकत्ते थे। तो वहां के लोग, आसपास के लोग बताए
बैंक के पास के लोगों ने बताया कि जब आपके पिताजी 11:30 बजे के आसपास बैंक से बाहर आते हैं, तो उनके आंखों के नीचे सूजन था और कत्थई चकत्ते पड़ चुके थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें काफी मारा पीटा गया था। उनका निचला होंठ काफी कट गया था और मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग भी सही नहीं था। तो बैंक के आसपास के लोगों ने बताया कि जो व्यक्ति यहाँ से गया था, उसका निचला होंठ भी कट गया था और मुंह से लार बह रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसा उसका दिमाग भी संतुलित नहीं है, अर्थात उसका दिमाग भी काफी खराब है। मेरा अंदाजा है कि इस समय पिताजी पर काढ़े का बहुत ज्यादा असर हो चुका था। तो लेखक कहता है कि मेरा अंदाजा है कि इस समय चूंकि पिताजी की हालत ठीक नहीं थी, पिताजी का दिमाग सही नहीं था, तो मेरा अंदाजा है कि इस समय काढ़े का असर काफी पिताजी के ऊपर हो चुका था। हालांकि पंडित राम अवतार इस बात से इनकार करते हैं। तो पंडित राम अवतार इस बात से इनकार करते हैं कि ये सब जो है काढ़े के कारण हुआ और काढ़े के कारण उसके पिताजी की ये हालत हुई थी। उनका कहना था कि तिरिच का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उसका नशा उनके दिमाग तक पहुंचने लगा था। तो पंडित राम अवतार कहते हैं कि उस समय जो वो सब ट्रैक्टर में थे, उसी समय पिताजी के उसके जो तिरिच ने काटा था, जो जहर था, उनके शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और इस समय तक 11:30 बजे तक वो जो जहर था वो उनके दिमाग तक पहुंचने वाला था, उनके दिमाग तक पहुंच गया था, या उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई होगी और उनका दिमाग सनक गया। तो पंडित राम अवतार बताते हैं या तो ऐसे हुआ होगा कि जहर उनके दिमाग तक पहुंच गया होगा और वो सनक गए होंगे, या फिर उनके सिर के पीछे कहीं चोट लग गई हो जिसके कारण उनका दिमाग खराब हो गया। अर्थात पंडित राम अवतार ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके काढ़े के कारण उसके लेखक के पिताजी का दिमाग खराब हुआ, अर्थात वो काढ़े का नशे के कारण ऐसा हो रहा था। उनका शरीर बहुत दुबला था, तो लेखक के पिताजी का शरीर बहुत दुबला था और बचपन से ही उन्हें एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। तो लेखक के पिताजी को कौन सी बीमारी थी, तो ये पूछा भी गया है कि उनके लेखक के पिताजी को तिरिच में लेखक के पिताजी को कौन सी बीमारी थी, ऐसे पूछा गया है। तो उनको कौन सी बीमारी थी, एपेंडिसाइटिस की बीमारी थी। लेखक के पिताजी को एपेंडिसाइटिस की बीमारी थी। पिताजी लगभग 1:15 बजे शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। तो लेखक बताता है कि उसके पिताजी, किसी ने बताया, 1:15 बजे शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। तो लेखक ने पता किया कि उसके पिताजी बैंक से किधर गए, तो पता चला कि 1:15 बजे जो है वो पुलिस थाने पहुंचे थे। थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप टिफिन खोलकर लंच करने की तैयारी कर रहे थे। तो किसी ने बताया कि जो है थाने में जो थाने के SHO थे, उसके हेड थे, वो जो है कौन थे, राघवेंद्र प्रताप सिंह। थाने के SHO कौन थे, राघवेंद्र प्रताप सिंह। और वो क्या कर रहे थे जब उसके पिताजी पहुंचे, तो वो टिफिन खोलकर लंच कर रहे थे और टिफिन में उनकी पत्नी ने करेले की सब्जी रख दी थी जिसको वो पसंद नहीं करते थे। तो इस घटना से वो उनका दिमाग जो था खिन्न था और उसने जो है लेखक के पिताजी को देखा, उसने समझा कि ये कोई भिखमंगा है। सिपाही का कहना है कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने घुस आया है। तो थाने में जो SHO थे उन्होंने देखा उसके लेखक के पिताजी को और उन्होंने समझा कोई भिखमंगा है, तो उन्होंने पुलिस वाले को, सिपाही को कहा कि इनको बाहर भगाओ। तो जो है सिपाही ने उनको घसीट करके बाहर निकाल दिया। तो लेखक को बताया गया कि सिपाही ने उसके पिताजी को घसीट करके बाहर निकाल दिया। 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न इतवारी कॉलोनी में घिसटते हुए देखा गया। तो लेखक ने और पता किया कि जो है इस थाने से पिताजी किधर गए, तो पता चला कि वो जो है शहर के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित इतवारी कॉलोनी में घिसटते हुए उनको देखा गया था। कॉलोनी सर्राफा के जौहरियों, PWD के बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। तो ये जो कॉलोनी थी, ये किसकी कॉलोनी, इसमें कौन से लोग रहते थे, तो कॉलोनी में सर्राफा के जौहरी रहते थे, PWD के बड़े ठेकेदार रहते थे और रिटायर्ड अफसर इसमें रहते थे। कुछ समृद्ध पत्रकार और कवि भी ठहरते थे। तो इस कॉलोनी में कुछ समृद्ध पत्रकार और कवि भी रहते थे। तो इस कॉलोनी में लेखक के पिताजी पहुंचते हैं। जिसने भी उन्हें वहां देखा उसने यही समझा कि कोई पागल है। तो लोगों ने बताया, वहां के लोगों ने बताया कि जिसने भी उनको देखा, लेखक के पिताजी को देखा, वैसी हालत में देखा, तो वो समझे कि यह कोई पागल है। अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे बल्कि बार बार कह रहे थे। तो अखबार के एक जो है संवाददाता थे, उनका नाम था सत्येंद्र थपलियाल, उन्होंने बताया कि आपके पिताजी कोई गाली नहीं बक रहे थे, वे जो है बार बार कुछ कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि मैं राम स्वरथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। तो वो अपना परिचय दे रहे थे। तो थपलियाल ने बताया कि वो जो है आपके पिताजी किसी को गाली नहीं दे रहे थे बल्कि वो अपना परिचय दे रहे थे। और परिचय किस रूप में दे रहे थे, मैं राम स्वरथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। तो इस रूप में वो बातें कह करके वो जो है अपना परिचय दे रहे थे। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है
कि ये लाइन किसने कहा है। तो किसने कहा है, ये लाइन जो है लेखक के पिताजी ने कहा। कभी पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया, तो इस बात को लेकर वो पत्रकार थपलियाल जो थे उन्होंने दुख जाहिर किया कि आपके पिताजी को मैं जानता कि ये यदि ये वही व्यक्ति हैं तो मैं उनको बचाता। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे। तो जो ये थपलियाल साहब थे, ये जो है अमेरिकी दूतावास की किसी पार्टी में संगीत सुनने के लिए दिल्ली जा रहे थे, इसलिए उनके पास टाइम नहीं था कि वे देखें और उनको उनकी मदद करें, इसलिए जल्दबाजी में वे चले गए, इसलिए उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की, ऐसा उन्होंने बताया। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे, तो जो उस कॉलोनी के लड़के थे वे उनको तंग कर रहे थे और पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे, मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर, ग्राम हेड ऑफ ग्राम बकेली। तो ऐसा वो कह रहे थे। वे अब तक लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे। तो वहां के लोगों ने बताया कि अब तक वे लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे, इधर उधर जा चुके थे। नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे के सामने की खाली जगह पर पिताजी घिर गए थे। नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते ढाबे के सामने की खाली जगह पर पिताजी घिर गए थे। मतलब नेशनल रेस्टोरेंट नाम का एक सस्ता ढाबा था जहां पर कुछ खाली जगह था, वहां पर जो कॉलोनी के जो लड़के थे, शरारती लड़के थे, उनसे पिताजी घिर गए थे, ऐसा लेखक को किसी ने बताया। इतवारी कॉलोनी के लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था। तो इतवारी कॉलोनी के लड़कों का जो झुंड था वो उनके पीछे पड़ गया था और ये जो है लड़के इन्हीं लड़कों से हुए नेशनल रेस्टोरेंट के सामने खाली जगह में पूरी तरह से घिर गए थे और लड़के उनको मार रहे थे। नौकर हरि का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंड बंड गालियां दे देकर ढेले मारने लगे थे। तो एक नौकर था, कोई हरि नाम का नौकर था, वो उसने बताया लेखक को कि आपके पिताजी बीच बीच में जो है अंड बंड गालियां देते थे और जो बच्चे थे उनको जो है ढेला मारने लगे थे। आओ ससुरों आओ, एक एक को मार डालूंगा, सालों तुम्हारी की, इस तरह से कहकर वो गाली दे रहे थे। पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कन्हई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे। सामने इकट्ठी भीड़ को देखा उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखें कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके सामने पर किसी ने कहा कोई पाकिस्तानी पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था, उसे ही लोग मार रहे हैं। तो इनके जो लेखक के पिताजी हैं उनके जो है बचपन के कोई दोस्त कंधईराम तिवारी थे जो वहां उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां पर लड़कों ने इनको घेर रखा था। तो पंडित कंधईराम तिवारी चूंकि रिक्शे से जा रहे थे, उन्होंने रिक्शे को रुकवाया और ये जानने का प्रयास किया कि ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है और इसका क्या कारण है, क्यों लोग इकट्ठा हुए हैं। तो किसी ने बताया कि कोई पाकिस्तानी पकड़ा गया है जिसको जो ये पाकिस्तानी जो है जिसको पकड़ा गया है वो पानी की टंकी में जहर डाल रहा था। तो इस बात को सुन करके लेखक के पिताजी के जो दोस्त थे पंडित कन्हईराम तिवारी, वो जो है आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी समय पंडित कन्हईराम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखा। गांव जाने वाली यह आखिरी बस थी। तो ठीक उसी समय जिस समय लोगों ने बताया कि ये कोई पाकिस्तानी है जो टंकी में जो है जहर डाल रहा था, ठीक उसी समय पंडित कन्हईराम को जो उनके गांव जाने वाली जो आखिरी बस थी वो दिखाई पड़ती है, इसलिए वो रुकते नहीं। उस समय लगभग 6 बजे थी। उस समय मतलब जब ये चले गए पंडित कन्हईराम, उसके बाद लेखक के साथ 6 बजे की घटना होती है जब सिविल लाइन की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेड़ दिया। तो उसके पिताजी, लेखक के पिताजी काफी परेशान थे और उनका सर चकरा रहा था, वो उनका मन काबू में नहीं था। तो इसलिए एक मोची की अपने को बचाने के लिए वो एक मोची की दुकान में, मोची का नाम था गणेशवा, उसकी दुकान में अपना सिर घुसेड़ देते हैं। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उस समय जिस समय उन्होंने अपना सिर गणेशवा की दुकान में घुसेड़ा था उस समय उनकी सांसें कुछ कुछ चल रही थी, ऐसा वहां के लोगों ने लेखक से बताया। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर उनको लिटाया गया। तो लोगों ने बताया कि जब उनको खींच करके बाहर पटरी पर लिटाया गया तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। तो जो उस गुमटी का मोची था वो गणेशवा था। गणेशवा ने जब उनको बाहर निकाला गया तो गणेशवा ने उनको पहचान लिया। गणेशवा का कहना था कि पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तो गणेशवा नामक जो पात्र है उसका कहना था कि लेखक के पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि लेखक के पिताजी की मृत्यु कितने बजे हुई थी। तो कितने बजे बताया गया है, 6:15 बजे के आसपास हुई थी। और तारीख क्या था, तारीख थी 17 मई 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिछ ने काटा था।
तो लेखक बताता है कि ये जो तारीख थी जिस समय पिताजी की मृत्यु हुई थी, वो तारीख थी 17 मई 1972 और उसी के लगभग 24 घंटे पहले त्रिच ने उन्हें काटा। चूंकि पिताजी लेखक के पिताजी मर चुके थे, इसलिए पुलिस वालों ने उनके शव को मुर्दा घर में रखवा दिया था और पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। तो जब पुलिस वालों ने मुर्दा घर में रखवा दिया तो उनका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में पता चला कि उनके जो हड्डियां हैं उन हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर हो चुका है। दाई आंख पूरी तरह से फूट चुकी थी। तो उसमें पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी दाई आंख पूरी तरह से फूट चुकी है। कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनका जो कॉलर बोन था वो किसी ने मारा था जिसके कारण उनका कॉलर बोन भी टूट चुका था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। तो पोस्टमार्टम में पता चला कि लेखक के पिताजी की मृत्यु जो है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव हो जाने के कारण, चोट लगने के कारण हुई थी। तो ये प्रश्न आ सकता है कि लेखक के पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। ये बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आता है या मतलब 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि लेखक के पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कैसे हुई थी? तो लेखक के पिताजी की मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। और अधिक रक्तस्राव क्यों हुआ था? क्योंकि उनको उनको बहुत सारे लोगों ने मारा पीटा था, जिसके कारण रक्तस्राव हो गया, मतलब रक्त निकल गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि थानू का कहना है कि अब तो यह तय हो गया कि त्रिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। तो लेखक का मित्र जो था उसने कहा कि अब तो ये पूरी तरह से इस बात की पुष्टि हो गई कि जो है त्रिच के जहर से कोई बच नहीं सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हो गई। तो लेखक के साथी जो थानू था उसने जो है लेखक से बताया कि ठीक 24 घंटे पहले जो त्रिश ने काटा था, तो 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया, उसके जहर ने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हो गई। पंडित राम अवतार भी यही कहते हैं। तो पंडित राम अवतार भी इसी बात को कहते हैं कि त्रिच के जहर से कोई बच नहीं सकता और ठीक 24 घंटे में त्रिच के जहर ने अपना करिश्मा दिखाया और आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए ऐसा कहते हो कि वे खुद को विश्वास दिलाना चाहते हो कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं। तो लेखक कहता है कि हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए कह रहे हो कि धतूरे के बीज का जो काढ़ा बना था उससे पिताजी का कोई संबंध नहीं, अर्थात पिताजी जो है उस धतूरे के बीज को, इसके काढ़े को पी करके उनका दिमाग असंतुलित नहीं हुआ था, ऐसा पंडित राम अवतार का कहना है। मैं सपने के भीतर अपनी आंख फाड़कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है। तो लेखक जो है कहता है कि मैं सपने के भीतर अपनी आंख फाड़कर देखता हूँ, दूर तक देखता हूँ और वह पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहलाकर वह मुझे रजाई से ढांप देती है और मैं वहां बचने की कोशिश में जूझता बेदम होता, रोता, चीखता और अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। तो लेखक कहता है कि जब भी मुझे इस प्रकार से भयानक सपना आता था तो मैं जो है चिल्लाता था, जो है तब माँ मुझे आती थी, मुझे जो है मेरा मत्था सहलाती थी और मत्था सहलाकर मुझे जो है रजाई से ढांप देती थी और फिर मुझे अकेला छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से मैं एकदम बेदम हो जाता था, रोता था, चीखता था और चिल्लाता था, अपनी मृत्यु से भागता था। तो जब त्रिच जो है पीछा करता था लेखक को तो त्रिच एक मृत्यु के समान लेखक मानता था उसे, त्रिच को, और तब वह भागता था। माँ कहती मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने की और चीखने की आदत है। तो लेखक की माँ उसे बताती है कि उसे अभी भी जो है बोलने और बड़बड़ाने की आदत है, नींद में बोलने और बड़बड़ाने की आदत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब त्रिच का सपना क्यों नहीं आता। तो लेखक जब बड़ा हो गया तब वो बार बार पूछता है कि अब मुझे त्रिच का सपना क्यों नहीं आता है। जो त्रिच मुझे बचपन में बहुत परेशान करता था, वो उस त्रिच का सपना अब बड़े होने पर मुझे क्यों नहीं परेशान करता है। तो आशा करते हैं कि आप त्रिश नामक जो ये कहानी है, उदय प्रकाश जी द्वारा जो रचित ये कहानी है, उसको आप सब बड़े चाव से पढ़ा होगा, समझा होगा, उसके उस महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक-एक सूक्ष्मता से आपने समझा होगा। तो आशा करते हैं कि आप सब इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हिंदी की जय, जय भारत।